जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। महायुति सरकार को और एक बार ये सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो तो ऐलान करना चाहिए। नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे दूसरी महाभारत की, जो अब एग्जिट पोल के बाद छिड़ गई। सेहरा बंधा नहीं, लेकिन दूल्हे पर लड़ाई छिड़ गई है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में सरकार बनने की आहट तो नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर सीएम कौन बनेगा इसे लेकर एक लड़ाई छिड़ गई। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन अगर वो नहीं भी बनी, यहां उद्धव ठाकरे के सेनापति संजय राउत ने कह दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं बनेगी ये सरकार, क्योंकि वहां राहुल गांधी के सेनापति नाना पटोले तो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी सरकार की। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सेहरा बंधा नहीं, लेकिन दूल्हे पर लड़ाई हो गई है। आज महाभारत इस पर भी होगी कि यूपी उपचुनाव क्या रद्द होंगे। ये बड़ा सवाल उठाया है अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने। उन्होंने कहा जिस तरह की हिंसा हुई है यूपी में चुनावों के दौरान और हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया, ये चुनाव 3 सीटों पर फिर से होने चाहिए। आज महाभारत इस पर भी होगी कि क्या यूपी उपचुनाव रद्द होंगे, फिर से होंगे चुनाव। और महाभारत इस बात पर भी कि क्या अखिलेश यादव ने अधूरा सच दिखाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर का वीडियो अखिलेश यादव ने डाला। एक पुलिस वाला कैसे महिला की ओर पुलिस अपने हाथ में राइफल लहरा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये पुलिसकर्मी लोगों को डराकर वोट नहीं देने का काम कर रहा था कि ये लोग वोट न डालने जाएं? आज इस पर भी होगी महाभारत। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने कल जब उपचुनाव में वोटिंग हो रही थी तो एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि देखिए ये पुलिस कर्मी है, ये एसएचओ हैं और ये अपने हाथ में पिस्टल लेकर महिलाओं की तरफ दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर घरों से ना निकले और वोट ना डालें। ये तस्वीर आई कल की। कल यही वीडियो ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। ये देखिए एक महिला है और पीछे से महिलाएं आ रही हैं। ये इस पुलिसकर्मी अपने हाथ में अधिकारी राइफल लिए हुए और ये कह रहा है कि अब लोगों से एक तरह से उन्हें पीछे जाने के लिए भी कह रहा है। क्या ये उन्हें वोट न डालने के लिए कह रहा था? सवाल ये, क्योंकि यही कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा। लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू अब देखिए, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, वहां पर एक तनाव फैला था, पथराव हो रहा था आपस में। भिड़ंत के मामले में मुजफ्फरनगर में देखिए कैसे पुलिस पर भी पथराव होने लगा। ये ऊपर से लोग कैसे भाग रहे हैं क्योंकि कैमरा उस टाइम कैमरा खुल गया और वीडियो बन रहा था। ये पथराव की स्थिति हुई, इसीलिए वहां पुलिसकर्मी ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। ये तस्वीर देखिए, ये वो तनाव था जिसे रोकने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। अब ये लोगों को रोक रहे थे कि आप घरों में जाइए क्योंकि तनाव फैला हुआ है। ये भी कह रहे थे कि ये पत्थरबाजी क्यों हो रही, लेकिन क्या इसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया? ये तस्वीर देखिए। अब ये पूरा वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब इस पर आप ही तय कीजिए कि वहां पर हो क्या रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं, उसके बाद महाभारत। वोटिंग खत्म हो गई है, गिनती अभी बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी यूपी की 3 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग कर रही है, तो महाविकास अघाड़ी में किसके सर ताज होगा, इस बात पर सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल में मौजूदा एनडीए सरकार का पलड़ा भारी है, लेकिन मतगणना से पहले ही महाअघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बहस शुरू हो गई।
महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। एमवीएम महाविभाजन आघाड़ी उसका प्रमाण मिल गया। इनके पास कोई मिशन विशन नहीं, केवल अपना एम्बिशन और अपना कंफ्यूजन है। तो नाना पटोले बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, संजय राउत बोलते हैं तुम कैसे सीएम बनोगे, तुम हो कौन सीएम बनने के लिए। ये झगड़ा पूरे चुनाव में भी चला और इंडिया अलायंस में तो हर जगह ये झगड़ा चलता है। ऐसे में सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी के लिए ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए, पर अब यहाँ भी सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जारी है तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भी भीषण हो गई है। यूपी के एग्जिट पोल्स में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है? मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही हैं। एग्जिट पोल का डर है या कुछ और, ये तो 23 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप यहाँ वोट डालने नहीं जा सकते? ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से पुलिस कर्मियों ने रोका। तो वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग कर दी कि 3 सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराए जाएं जिनमें अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी हो। समाजवादी पार्टी को ये पता चल गया है कि उपचुनाव में वो जनता की अदालत से खारिज कर दिए गए हैं, तो ये पेशबंदी किया जा रहा है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर फोड़कर जिम्मेदारी से अखिलेश यादव बच जाए। लाख प्रयास के बावजूद भी जब खटाखट फटाफट वाली झूठ की दुकान नहीं चल पाई और हार सुनिश्चित हो गया, तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय रामगोपाल जी वो आदतन प्रलाप और विलाप कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यूपी में दोबारा उपचुनाव होंगे? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे? और जिस सीएम पद की लड़ाई की वजह से उद्धव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास गए, वो क्या महाविकास आघाड़ी में भी शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जिट पोल्स पर भरोसा करिए। भाई हरियाणा के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ बैठा हुआ कहेगा कि एग्जिट पोल्स ही एग्जैक्ट पोल्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अभी सरकार तो बनी नहीं है संजय गुप्ता जी, वहां पर लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई शुरू हो गई कि सीएम कौन बनेगा। नाना पटोले जी कह रहे हैं कांग्रेस का होगा, तो संजय राउत जी कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, जो कभी किसी के दोस्त हुए ना दुश्मन हुए, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया और जो वीडियो दिखाई अधूरी और दिखा दिया कि पत्थरबाज किस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने चाहिए और इनके एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। जिसकी पार्टी का अध्यक्ष, क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें ले ली और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए मना करने के बावजूद भी। 5-7 में से 5 सीटें ऐसी हैं
जिनमें हम आमने सामने अरे लड़ भाई रहे हैं। हम तो दरार सोच रहे थे मतलब सीएम अब्बू पद आदमी को जिसका लेकर ही महाराष्ट्र में है, कुछ लेने यहाँ देना तो नहीं कुछ है। और ही कलाई खुल रही है भाई, यहाँ तो कुछ और ही नाराजगी सामने। प्रेम महाराष्ट्र शुक्ला जी में क्या हो रहा अब्बू है आदमी ये? का क्या लेना देना था, आप मुझे बताइए, क्या दिखाना चाह रहे थे ये? नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं समाजवादी पार्टी झूठा वीडियो चला रही थी नहीं चलाएगा। अनएडिटेड। हमने जब दिखाया एक वीडियो, ये कह रहे हैं ये गलत कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी झूठा वीडियो चला रही है। संजय गुप्ता कह रहे हैं भाई उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए संजय जी सच बोलने का उनको अभ्यास है तो वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये संजय जी का सच बोलने के लिए अभिनंदन होना चाहिए। नहीं आप ये देखिए, अब प्रेम शुक्ला जी भी पहली बार देख रही हूँ मैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलूं, क्योंकि वो भी हैरान है आपके इस बयान से। आप परिणाम के बाद के समीकरण की ओर क्यों नहीं देख रही हो? आप यहीं खड़े हो। अभी महाराष्ट्र के परिणाम के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव तक अभी महाराष्ट्र के समीकरण में क्या बदलाव होगा, इसके संकेत आपको मिलने लगना चाहिए बयानों से क्या होना है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति, मैंने आपके भी टेलीविजन पर कहा है कि संक्रमणकालीन है, ये स्वाभाविक राजनीति नहीं है। उद्धव ठाकरे की स्वाभाविक राजनीति कहाँ होगी? चलो एक बार मुख्यमंत्री के लिए गए, वो मुख्यमंत्री के लिए ही गए और मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सोचिए, मैं तो यही सवाल लेकर गई थी, लेकिन वहां दूसरी ही एक डिबेट शुरू कर दी संजय गुप्ता जी ने, तो मैं उस पर भी वापस आऊंगी। डिबेट नहीं है, यही डिबेट है भाई, यही डिबेट है। डिबेट नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में समीकरण बदलने की पूरी ये आहट है क्या उसकी? ये उसकी आहट है। उसकी आहट है कि अगर आने वाले 6 महीने साल भर में अगर कोई बीजेपी और उसको बहुत बड़ा गठबंधन आ गया, तब भी उधर अगर पूरे गठबंधन नहीं, मैं सीटें उतनी नहीं आई लेकिन सरकार बन गई और उद्धव जी मुख्यमंत्री न बने, तब भी दोनों स्थितियों में ये अलाइनमेंट आज न कल होना ही है। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों का साथ उद्धव ठाकरे ने इसीलिए छोड़ा कि सीएम पद शिवसेना को चाहिए था उस समय। अब यहाँ पर अभी सरकार भी नहीं बनी है। मैंने शुरुआत में कहा सेहरा नहीं बना है, दूल्हे पहले आ गए हैं। वो वाली स्थिति हो रही है क्या? नहीं देखिए, साफ तौर पर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी वहां गए क्यों थे? क्योंकि हम उनको दूल्हा नहीं बना रहे थे, वहां उनको दुल्हन दी जा रही थी। तो सत्ता की दुल्हन को ब्याह कर उद्धव ठाकरे जी 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। अब उद्धव ठाकरे जी को अधिक सीटें चाहिए थी, कांग्रेस उनको नहीं लेने दी। अब कांग्रेस अगर उनको मुख्यमंत्री पद भी नहीं लेने देगी तो आदरणीय उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ अपने हिंदुत्व के विचारों को त्याग कर कांग्रेस के साथ क्यों पड़े रहेंगे? सवाल तो पैदा होता है ना। अगर आप उनके सिर पर सेहरा नहीं बांधने वाले हैं तो वो राहुल गांधी में अपना नेता क्यों देखेंगे? वो नाना पटोले को अपना नेता क्यों मानेंगे? इसका संकेत श्रीमान संजय राउत भी दे रहे हैं, इसी का संकेत श्रीमान संजय गुप्ता जी भी दे रहे हैं। और तो इसमें गलत क्या है? और अवधेश जी तो कह रहे हैं कि आहट इसी बात की है कि वहां पर दरारें पड़ चुकी हैं। वहां दरारें पड़ चुकी है क्योंकि अखिलेश जी ने तो मुझे याद है महाराष्ट्र के लिए वोट अपील की थी कि यूपी उपचुनाव छोड़कर वो महाराष्ट्र के लिए वोट अपील कर रहे थे कि वहां जाएं और महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन को आप विजयी बनाएं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अब संजय गुप्ता जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। फराज किदवई साहब, आपका समय आ गया इस पर रिएक्ट करने का। वीडियो आपने देखा? सुचारिता जी, सबसे पहले तो बात कर लें एग्जिट पोल की जिससे आपने शुरुआत की। ठीक है। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है? बस हाँ ना में जवाब दे दिएगा। जी जी बिल्कुल देखिए, आगे बताइए। अच्छा ठीक है। तो अभी बहुत दूल्हा का जिक्र हुआ, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शादी से पहले मंगनी होती है, उसको पंजाब वगैरह में रोका भी बोला जाता है। तो एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनसे आज एग्जिट पोल के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने 2 लाइनें मुझे सुना दी। 3 इडियट्स पे मैं बाद आऊंगा। उन्होंने कहा ज्यादा खुश नहीं होना, इसे भी याद रखना, ये एग्जिट पोल मंगनी है, शादी नहीं है। अब मैंने 3 इडियट्स का जिक्र इसलिए किया कि आपको याद होगा कि पिक्चर जब बिल्कुल लास्ट में चल रही थी तो दूल्हा जो है वो ऊपर शेरवानी पर प्रेस करते रह गए और दुल्हन को फुंगसुक वांगलू जो है वो लेकर के अपने साथ चला गया। तो ये दुल्हन जो है ये इंडिया अलायंस के साथ ही आएगी सुचारिता जी, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है।
अब रही बात संजय गुप्ता जी की, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ये, लेकिन इनकी बातों को फिलहाल पिछले 20-25 दिन से जनता सीरियसली नहीं ले रही है, क्योंकि इनका जो स्टैंड है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का स्टैंड बिल्कुल नहीं है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, ये अपनी टीआरपी के लिए हमारे भाई करते हैं या क्या है, ये यही बताएंगे। लेकिन सुचारिता जी, आपके कृत्य ऐसे, मैं आपको बताऊं कि कल जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अब मुझे लगता है देखिए आपके भी जवाब के दो हिस्से हैं, तो उसे एक एक करके देखते हैं। आपने कहा कि आमिर खान तो आप ही बनने वाले हैं, यही कह रहे हैं आप। आमिर खान तो आप ही बनने वाले, प्रेम शुक्ला जी का चांस नहीं है, मतलब बीजेपी का चांस नहीं है, ये आप कह रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर एग्जिट पोल्स की प्रेम शुक्ला जी सुनिए, बोलिए बोलिए। इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं मैं। नहीं संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी शेरवानी पे प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, शेरवानी पे प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने शुरुआत में ये कहा कि एग्जिट पोल्स को मैं कोई पिछले कुछ समय में जिस तरह एग्जिट पोल्स धड़ाम हुए हैं, इसी वजह से हमने भी एक पोल ऑफ पोल्स दिखाया, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है एग्जिट पोल्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हरियाणा में जो हुआ है, अजय वर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, अजय वर्मा जी के साथ में इसी स्टूडियो में डिबेट कर रही थी, उन्होंने कहा था 65-70 सीटें आएंगी, फिर हरियाणा में जो सीन बदल गया वो हम सब साक्षी हैं उसके। महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती भी है, मैं तो कह रही हूं, अगर एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो सीएम किसका होगा अजय वर्मा जी, कांग्रेस का या उद्धव ठाकरे? आप सीएम पे अटक रही हैं। हमारे तीनों में हमारी जो महाविकास आघाड़ी का ग्रुप है, जो हमारे लोग हैं, जो देवतुल्य वोटर महाराष्ट्र का साथ है, ये महाभ्रष्ट युति के तरह नहीं है कि मोडानी के लोगों को 1500 एकड़ जमीन धारनी में दे दी और अब आज एक गिरफ्तारी के वारंट आए तो सबसे पहले तो गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करने के बाद आगे बात बाद में करो। तो इसके डर से, इसके भय से छुपाने के लिए उन सब चीजों को कुछ नहीं कर सकते। हम तय कर लेंगे, चाहे उद्धव जी मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस से बने या शरद पवार जी से बने, ये बन जाएंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है और उसको हाईकमान तय कर लेगा। हमारे यहाँ कोई ना मारामारी है, ये केवल फूट डालो और राज करो की जो डिवाइड एंड रूल की नीति जो अंग्रेजों की होती थी आजादी वजन है कि नहीं है? नाना पटोले जी की बात का वजन है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, नाना पटोले हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, राहुल जी भी हमारे राष्ट्रीय नेता ऑफ अपोजिशन हैं संसद में। नाना पटोले जी कांग्रेस परिवार से हैं। कांग्रेस परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अंग्रेजों की नीति है ना, फूट डालो शासन करो, ये पहले गोरे अंग्रेज करते थे और आजकल भारत में जो अंग्रेजों के रूप में लोग हैं, अब ये वो काम वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इससे ना कोई परवाह है, ना हम इन चीजों पे जाते, मुद्दों से भटकाने के लिए ये काम हम ना सुनते। आप कहते रहिए, एक टूल किट है भाजपा का, वो टूल किट काम कर रहा है। संजय राउत और नाना पटोले क्या बीजेपी के टूल किट का हिस्सा हैं? संजय राउत और नाना पटोले बीजेपी के टूल किट का हिस्सा कब से हो गए मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वॉर ऑफ वर्ड्स तो उनके बीच हुई है। वो तो हमारे नेता है, हमारे नेता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते। नाना पटोले हो या संजय राउत हो या शरद पवार जी हो, वो हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर हैं सारे लोग, और हमारी सहमति से हमारी सरकार बनेगी। मैंने अच्छा, ये एक मिनट नागदेव जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता है लेकिन हम मिल बैठ के बैठेंगे, लेकिन ये मिल बैठ के करेंगे निर्णय, ये वाली स्थिति मुझे लग नहीं रही है जो अभी शुरुआती बयान आया। आपने कहा आहट आ गई। नहीं, ऐसा है कि जो महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष है, जिसको पार्टी ने वहां की चुनावी नीति बनाने के लिए, सीटों का बंटवारा करने के लिए, फाइनल करने के लिए, कैंडिडेट तय करने में भी इतनी स्वतंत्रता दी हो, तो हम लोग नाना पटोले जी की बात मानेंगे या जो कुछ हमारे टेलीविजन पर कहा जा रहा है उसकी बात मानेंगे? पहली बात तो सही बात, नाना पटोले पहले भी बहुत सारी बात बोले हैं जिसका पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी खंडन नहीं किया है। नाना पटोले जी ने उस समय ही बोला था कि भाई मुख्यमंत्री जिसका होगा वो आगे तय करेंगे, अभी नहीं हो सकता है। वो बात केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको स्वीकार किया है। ठीक है, तो जाहिर है जो कुछ वहां वो बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सोच के अनुसार बोल रहे हैं। दूसरा है कि परिणाम नहीं आया है, तो तीनों पार्टियों में जो गठबंधन है वो कोई गठबंधन कोई व्यापक राष्ट्र के हित में, राजनीतिक परिवर्तन में नहीं है, वो सत्ता के लिए गठबंधन है। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सर्वोच्च और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए।
तो सबको अगर उच्चतम और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए तो वो मांग वो कर रहे हैं। संजय राउत जी पहले से कर रहे हैं क्योंकि उनकी भूमिका भाजपा से उद्धव ठाकरे को अलग करवाने में प्रमुख रही है शरद पवार जी के माध्यम। और इसी शर्त पर उनकी समस्या ये है, इसी शर्त पर सीएम पद की ही डिमांड, सीएम पद की डिमांड। अब उसे पूरा ना करते हुए क्या वो महाविकास अघाड़ी में रहेंगे? सवाल ये संजय गुप्ता जी, सवाल ये अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिल रहा है तो वो महाविकास अघाड़ी में गए क्यों हैं? संजय गुप्ता जी देखिए, सीएम पद पे तो मैं बात ये कहूंगा कि हमने जो भी कुछ कहा सुना या कहना सुनना था वो हमने 20 तारीख तक कहा, और महाराष्ट्र की जनता ने उन सब चीजों को सुन करके जो भी वोटिंग की है उसका फैसला 30 तारीख को आएगा, और महाराष्ट्र की जनता का फैसला आने के बाद ही हम इस पर अब आगे की चर्चा करेंगे। आज तो मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं अपने साथियों के रिश्तों पे करना चाहता हूं कि किस तरह के साथी हैं जो मतलब बने तो हमारे साथी हैं, कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मगर धोखे पे धोखे दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। कौन सा धोखेबाज दोस्त? किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को देख लो। समाजवादी पार्टी, आज आपका निशाना समाजवादी पार्टी ही है। आज आप सोच कर आए हैं समाजवादी पार्टी को मैं टारगेट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज आप उद्धव ठाकरे की भी बात नहीं कर रहे, उनकी सीएम पद की भी बात नहीं कर रहे, आज आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मैं लेट मी जस्ट कम, इस विषय में हम बहुत बातें कर चुके हैं। नहीं इसमें बात कर चुके हैं बहुत। अच्छा, ये टॉपिक ही नहीं है हमारे लिए। हमने कि अब आज भी हम इसी पे बात करें तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय रहेगा। आपने कहा कि एक फर्जी वीडियो दिखाया, इन्होंने छलावा किया है, इन्होंने लोगों को छलाया, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। बहुत गंभीरता से प्रेम शुक्ला जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी, अखिलेश जी ने उनको ट्वीट किया। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यूपी में 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है। मैं फिर कहूंगी ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी से अगर ये कह रहे हैं कि 3 सीटों पर उपचुनाव कराइए, फिर से कराइए, तो क्या ये सरेंडर है? आपको लगता है ये सरेंडर है? साफ तौर पर पराजय तो दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी पराजय के हताशा के कारण किस तरह से प्रशासन को दोष दे रही है। और आपने देखा किस तरह से कल करहल में एक दलित युवती को जिस नृशंसता के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले बलात्कार किया, उसके बाद हत्या की, उसका दोष क्या था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही थी। तालिबानी राज में जो संभव नहीं है वो हरकत समाजवादी पार्टी के लोग करहल में कर रहे हैं। तो करहल में जिस तरह से एक दलित युवती के साथ सपाइयों ने बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसको बोरी में भरकर उसकी लाश को फेंक दिया, वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग दारुण पराभव को अपने सामने देख रहे हैं। सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कार पर जिस तरह से सपाइयों ने हमला किया सबके सामने है, जिस तरह से प्रशासन के लोगों पर पथराव करने का काम सपाइयों ने किया वो भी सबके सामने है। एक 8वीं की लड़की को जो है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को, जिसकी उम्र 12 साल है, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसको वोट दिलाने सपाई लेकर गए थे और पकड़ी गई हो। तो ऐसे तमाम फर्जीवाड़े इन्होंने करने का प्रयास किया। अगल बगल की सीटों से तमाम अराजक तत्वों को, उपद्रवियों को एकत्र करके बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया। बूथ कैप्चरिंग में विफल हो गए। ये हर तरह से विफल होने के बाद अब ये 3 सीटों पर उपचुनाव का नया राग अलापना इन्होंने शुरू किया है। लेकिन निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले निर्वाचन आयोग का अभिनंदन होना चाहिए और सफाई गुंडों का इलाज नहीं। आप ये कह रहे हैं, मैं एक फराज जी से पूछूंगी। फराज साहब आप बताइए, अभी तो 3 सीटों, ये इस वीडियो को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया, उसका पूरा वीडियो आ गया, जिसमें दिख रहा है कि वहां से पत्थरबाजी हो रही है पुलिस कर्मियों के ऊपर। तो इस पूरा वीडियो आने के बाद बहुत से सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं कि उसे गलत संदर्भ में क्यों दिखाया गया। सुचारिता जी, हाँ। प्रेम शुक्ला जी ने अभी कुछ दलित भाइयों की बात की। बहरहाल उस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। तो प्रेम शुक्ला जी तो ये समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है और क्या कहना हम चाह रहे हैं। तो इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ ही खाना है, झूठ ही इनका चबेना है। और
तमाम चीजें हैं। बात ये दलितों की कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये उस बच्ची के साथ जो हुआ वो उस प्रदेश में हुआ जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जो कि पब्लिश हुई थी 23 सितंबर 2024 को द हिंदू अखबार में। उसके हिसाब से पूरे देश में दलितों में जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं सुचारिता जी, वो पता है आपको कहां हो रहे हैं? वो अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से दलितों की बात करना ये बहुत शोभा नहीं देता है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इनके कोई महानगर अध्यक्ष हैं, उनके हत्या करना शोभा दे रहा है, यूपी वेस्ट के कहीं के, उनके ऊपर सफाई हत्या करेंगे, शोभा देने वाली बात है। इनके कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इस वीडियो पर बात करिए ना, मैं चाह रही हूँ आप दोनों इस वीडियो पर बात करिए। इस वीडियो में जो कहा गया, इस वीडियो पर फराज साहब, अब मैंने शुरुआत में भी सवाल पूछा था तब भी आप नहीं बोले। ये वीडियो पूरा जब दिखा दिया तो सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं कि आपने इसे एक पर्टिकुलर संदर्भ में दिखाया कि देखिए वोटर्स को रोका जा रहा है कि ये वोट ना डालने जाए। वो पिस्टल तान दे रहे हैं और पुलिसकर्मी, और वो कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए, वोट मत डालिए। लेकिन जब पूरा वीडियो आया तब पता चल रहा है कि वहां तो पत्थरबाजी हो रही थी पुलिसकर्मियों पर। सुचारिता जी, एक पत्थर मुझे नहीं दिखा, और ना ही आपने जो घर दिखाए थे जो महिलाएं ऊपर खड़ी थी वहां से भी एक पत्थर आया। भाई क्या मैंने कम से कम 40 वीडियोस। नहीं, वो वीडियो है सामने भाई, देखिए ना आप उसे। हाँ, दिखा, इसमें पत्थर दिखा दीजिए आप। आपके दर्शक ये डिसाइड कर लेंगे सुचारिता जी कि इसमें पत्थर चल रहे हैं कि रिवॉल्वर ताने हुए महिलाओं के ऊपर। देखिए ये ऐसा। और अच्छा, दूसरी बात बताइए, दूसरी बात बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भारत के लोकतंत्र के ऊपर कल पिस्तौल नहीं तानी गई थी, तो करीब करीब 7 से लेकर के 10 पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया? कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ये ट्वीट किया कि जो भी वहां पर हो रहा है, जो भी लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी ठीक से करें। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करने की पूरी नाकाम कोशिश की। लेकिन यह इस देश की जनता ने बीड़ा उठा लिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की है, वो इस देश की जनता नहीं होने देगी। अब मुझे आप सुचारिता जी, कल मैं कुमार विश्वास जी का एक कविता पढ़ रहा था। सुनिए, आपने मुझे कहा मुझे तस्वीर नहीं नजर आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 40 वीडियो ट्वीट किए, इनको पत्थर ही नहीं दिख रहा भाई, इनकी आंखों में जो है दिनौंधी हो गई है। सबको रतौंधी होती है, इनको दिनौंधी हो गई है। हुकुम उदूली जारी है, कहो न्याय, कहा न्याय ने निर्दोषों से, सच कहना बीमारी है, यहां सच नहीं कहा जा सकता है। खेतों से पटवारी बोले श्रम पर स्याही भारी है, ठीक है। संसद की लाचारी बोली झूठों की आवाज भारी है। तो सुचारिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की मशीन है, ये रचना कब लगी ये पता है? मैंने अभी आपको जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, सुबह से लेकर के शाम तक ये कब लिखा गया याद है? ये किसी न किसी तरह से फराज मियां किदवई के तिलिस्म को फराज मियां किदवई उत्तर प्रदेश की जनता, फराज मियां किदवई ये पूरे देश ने देखा है। सुचारिता जी बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। फराज मियां, अब आप देखिए, फराज नहीं, फराज साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको ध्यान है कल, हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। फराज मियां किदवई, ये जो कविता आप उद्धृत कर रहे हैं, एक कविता लिखी गई थी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में सबसे अधिक SC ST एट्रोसिटीज के मामले हुए, सबसे अधिक जमीनें सफाई गुंडों ने कब्जा की। अखिलेश यादव के कार्यकाल में तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया श्रीमान मुलायम सिंह यादव को कहना पड़ा कि आप लोग जमीनें कब्जा करने के अलावा, यानी सफाइयों, आप जमीनें कब्जा करने के अलावा थोड़ा कुछ और भी काम कर लो। सफाइयों का जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के ऊपर लगातार निर्दयतापूर्ण हमले कर रहे थे, जिस तरह से उनके घर मकान जला रहे थे, उनकी बहन बेटियों को जो है परेशान कर रहे थे, उससे स्वयं मुलायम सिंह यादव भी शर्मसार हुए बिना नहीं रहे थे। तो आप जिस कविता को उद्धृत कर रहे हैं वो काव्य पंक्तियों की रचना मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखते हुए की गई थी। कल जिस तरह से पथराव, और सुचरिता जी वो वीडियो दिखाने के बाद भी आपको वो पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना, झूठ ही
जो आपके आचरण मेरा सवाल ये है कि सबसे 3 सीटों पर अंग हो गया है। हाँ। तो ये झूठ से जो है बेपर्दा करने के लिए मैं रिपब्लिक भारत चैनल का अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से वहां पत्रकारिता के नाम पर 30-32 जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें सारे के सारे मजहब विशेष के हैं, उन्होंने जिस तरह से एक वीडियो जिहाद किया, उस वीडियो जिहाद को बेपर्दा करने के लिए रिपब्लिक भारत जैसे निष्पक्ष चैनल का अभिनंदन किया जाना चाहिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी, देखिए तस्वीर सामने है, हम चला रहे हैं उसे, और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो तस्वीरें आई हैं, अजय जी सीटों पर भले ही समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि आप लोग अगर 3 सीटों पर बोलेंगे कि भाई हमें उपचुनाव करना है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आप वो सीटें हार रहे हैं, जबकि उनमें से एक पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है, सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है यूपी की सब उन सीटों में। लोकतंत्र में कल सबने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोकतंत्र रक्त रंजित हुआ है। हाँ। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से वोटरों को पहली बार आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा भी नहीं ऐसा रोका जाता था जो इस वक्त की सरकार। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ सुचेता जी, समझदार लोग बैठे हैं आपके चैनल पर भी, अब जिनको भाजपा का चश्मा चढ़ रहा है, भाजपा के चश्मे से देखते उन्हें तो पत्थर दिखे। एक्शन पे रिएक्शन तुरंत होता है। कल का वीडियो आज आप दिखा रही है, जब ये कल ये गोली वाला वीडियो दिखाता था, पत्थर वाला वीडियो उसी क्षण चलना चाहिए था। एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो, जो ये काम भाजपा आईटी सेल संचालित से करता आ रहा है। जनरेटेड वीडियो क्या होता है जय वर्मा जी? जब से इनकी सरकार मिली है। एआई जनरेटेड वीडियो, आप कोई वीडियो जारी करेंगे तो वो रियल है, जो दूसरा वीडियो दिखा दे वो एआई जनरेटेड है। वो बिल्कुल ये बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए, एआई जनरेटेड वीडियो। अरे हम थोड़े चला रहे हैं, सबके पास है वीडियो, आप देख लीजिए। आप हम पर भरोसा मत करिए, आप कहीं और जाके देख लीजिए। एआई जनरेटेड वीडियो क्या होता है? वो उसी क्रम का वीडियो है, पूरा वीडियो है, एआई जनरेटेड नहीं है ये। बाद में माफी मांग लेंगे। नहीं, एआई जनरेटेड तो बहुत सारे वीडियो कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के बनाकर डाले हैं। फिर नहीं वो एआई जनरेटेड होते हैं। कितनी बार बीजेपी आईटी सेल और इनके हेड ने माफी मांगी है। और महाराष्ट्र में सुन लीजिए, महाराष्ट्र में अजय जी ये एआई जनरेटेड नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ आपको। आप भले पकड़ के लाते हैं, किस गटर के कीड़े को पकड़ के ले आते हैं, पता नहीं आप कौन सा एआई जनरेटेड है। प्रेम शुक्ला जी चिरकुट लैंग्वेज प्लीज, कुछ भी बोलता है आगे चैनल पे। नहीं मेरा अनुरोध है प्लीज, इस तरह से कुछ भी चैनल पे बोलता है। क्या एआई जनरेटेड वीडियो है ये? नहीं सर, वो गलत बोल रहे हैं, वो तो मैंने भी कहा एआई जनरेटेड नहीं है। भाई हम क्यों झूठ, हम कोई एआई जनरेटेड वीडियो दिखाएंगे, ये तो खुद भी इन्हें सोचना चाहिए। आप अपने तर्क रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, पर एआई जनरेटेड नहीं है। आप तेजी और फराज जी को रखिए स्क्रीन पर। एक मिनट, जूते मार के मारे जाने लगा। नहीं इस तरह की बात नहीं। प्रेम जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अजय जी आपसे भी, अवधेश जी और फिर फराज जी। अवधेश जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो सिर्फ बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि 3 सीटों पर उपचुनाव की भी बात कही जा रही है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इन सीटों को हारूंगी, तभी शायद मैं फिर से उपचुनाव कराने की बात करूंगी। क्यों उनको लग रहा है ये? अभी तो रिजल्ट्स आए नहीं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल हो सकता है गलत हो, ये जीत रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि पहली बार हमने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में देखा कि खासकर वो जहाँ 65% है कि वहाँ भी जो भारतीय जनता 11 के 12 कैंडिडेट है, 11 मुस्लिम ही थे, एक हिंदू कैंडिडेट है, और मुसलमान भारी संख्या में निकल के आके बोल रहे थे कि हम लोग राणा के साथ हैं, क्योंकि राणा ने हमारे लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी, उस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, हम और उनके साथ हैं। तो जाहिर है कि एक रिपोर्ट वहाँ आई होगी, उसके आधार पर उन्होंने मांग की है। और मांग कर, देखो समाजवादी पार्टी को या किसी को भी चुनाव रद्द करने की मांग करने का अधिकार है, वो करें। कल अखिलेश जी जैसे बड़े नेता अगर दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि फराज जी पूछ रहे थे कि भाई उन्होंने क्यों सस्पेंड कर दिया। इसका इतना ही उत्तर है कि सस्पेंशन का कभी अर्थ नहीं होता है कि चुनाव आयोग ने उनको दोषी मान लिया है। चुनाव आयोग के पास या किसी के पास उस क्षण मिनट और 2 मिनट के अंदर किसी घटना के जांच का समय नहीं होता है, लेकिन उसको निष्पक्षता बनाए रखनी है। तो कोई बड़ा नेता मांग कर रहा है तो त्वरित गति से या तो उनको सस्पेंड करो या ड्यूटी से हटाओ। जैसे कई बार आरोप लगते हैं तो डीजीपी तक को चुनाव आयोग चुनाव के ड्यूटी से अलग कर देता है, कलेक्टर एसपी को कर देता है, लेकिन वो केवल इसी के लिए कि हम जो चुनाव करा रहे हैं उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का विश्वास हो। वो उसका मैं दूसरा अर्थ नहीं मानता हूं। तीसरी बात, जो कलेक्टर का वहां का बजाबता रिटन स्टेटमेंट है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर था, कि पिस्तौल वाला उसने कहा, उसका नाम लिखा है एसएचओ का,
कि वहां ये परिस्थितियां थी, पत्थर चले थे, दंगे रोकने के अधिकारों से युक्त, लिखा है उसमें कि दंगों से निपटने और रोकने के अधिकारों से युक्त उस एसएचओ ने अपने अधिकार का कानून की सीमा में रहते हुए उपयोग किया। अब जांच का विषय है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन कलेक्टर का ये स्टेटमेंट है। और वो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आप जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आप गोली नहीं चला सकते हो, गोली चलाने का अधिकार आपको नहीं है, कानून में नहीं लिखा है। वो कह रहा है कि तो आपको ईंट चलाने का अधिकार लिखा हुआ है। ये तो बहस सामने हो रही है। अब उसके बाद कोई कहे कि ईंट नहीं चली है, ये भयावह परिस्थिति थी कि पुलिस पर ईंट चली, तो वो तो अपराध नहीं है, पुलिस अगर उसमें कार्रवाई करे। चौथी बात कि देखिए किसी भी चुनाव में हम सब लोग सीनियर लोग हैं, एक भी कहीं घटना होती है तो पुलिस जरूरत से ज्यादा सख्त होती ही है। हम लोगों की भी हुई है, ये तो 200 मीटर तक उसको अंदर न जाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आई है कि हमने पुलिस को मतपेटी तक उस समय जाते हुए देखा है कि कोई मतपेटी लूटने के लिए अंदर घुस रहा, उस समय पुलिस क्या करेगी? सवाल तो यह हो जाता है ना कि अगर कहीं मर्डर हो गया, एक क्षेत्र में एक लड़की का 100 उसी दिन निकल गया, लेकिन मैं तो ये नहीं, दूसरी ओर पत्थर चल रहे हैं, संजय गुप्ता जी को तो थोड़ी सख्ती तो पुलिस करेगी। अब उस सख्ती के आधार पर आप कुछ भी कहिए, तो जो समाजवादी पार्टी का, देखिए संजय गुप्ता जी जब यहाँ बैठकर कह रहे हैं, अब फराज जी ने तो उन्हीं को खारिज कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनकी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ फराज जी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, अब ये आप ही के साथी बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, आप उन्हें भले ही साथी ना माने, लेकिन कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संजय जी बोलिए आप। देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और इस तरह का काम अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष करता है तो ऐसी तो पॉलिटिकल पार्टियों का, और कोई भी महिला हो या कोई भी लड़का हो लड़की हो, अगर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हो और वो कहे कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहती हूँ और उसको जान से मार दिया जाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों का हमारे देश के अंदर रहने का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और हमारे कोई साथी नहीं है सर, ये महाराष्ट्र के अंदर इनसे गठबंधन की बात जरूर थी, लेकिन कोई गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 9 की 9 सीट ले ली है, और महाराष्ट्र के अंदर इनको मना किया था आने से, और महाराष्ट्र के अंदर आकर इन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम आमने सामने हैं। और अबू आदमी का क्या है महाराष्ट्र के अंदर, आप मुझे बताइए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि हमारा कुछ नहीं है, या कांग्रेस को उन्होंने सीट दी थी, महाराष्ट्र में इनका क्या था? महाराष्ट्र के अंदर अबू आदमी को किसने भेजा वहां पर, और 5 सीटों पर आमने सामने किस तरह के साथी हैं ये? अखिलेश यादव जी ने क्लियर तौर पे कहा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, तो मैं कहता हूँ ये किसी के है ही नहीं। उत्तर प्रदेश तो अपनी सीटें ले ली और महाराष्ट्र में आकर के घुसे। ये बताइए मुझे इनका क्या है महाराष्ट्र के? और ये दोनों कृत्य जो इन्होंने दिखाए, हम इससे बिल्कुल सहमति नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में आकर, अब मैं सुनिए मैं कुछ और चीजों पर बात करती हूँ। नेता कांग्रेस में आप कुछ गलत चला रहे हैं अनिल। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, महाराष्ट्र को लेकर चर्चाएं हैं। देखिए यहाँ संजय गुप्ता जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप तो शिवसेना को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर किस हद तक जा सकते हैं आपको लगता है? आपने बीजेपी में रहते हुए भी देखा है और आप शिवसेना में भी रहे। देखिए श्रीमान उद्धव ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलगाव क्यों हुआ? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए थे। 2014 में उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा? क्योंकि चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उनको घोषित किया जाए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके सामने मंचों पर बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी बारंबार ये कहते रहे कि देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। उद्धव जी चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि बिना उद्धव जी के सरकार नहीं बन सकती, जब भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें और शिवसेना की 56 सीटें आई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव पूर्व के गठबंधन को तोड़ दिया और मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 2019 के चुनाव में उद्धव जी का एक भाषण मुझे याद है कि राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे थे कि मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि राहुल गांधी को पीटना चाहिए, राहुल गांधी को पीटना चाहिए। वीर सावरकर का मुद्दा था, उस पे वो कह रहे थे और कहा कि मैं पहला व्यक्ति था ये कहने वाला। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी के साथ श्रीमान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए। आज जब उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है, जो नाना पटोले के आज के बयान से
साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि नाना पटोले ने सीटों की संख्या भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उद्धव जी शिवसेना को लड़ाना चाह रहे थे। उद्धव जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे तो 126 सीटों पर लड़े थे। इस बार उनको 96 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पर प्रेम जी, मैं एक और सवाल आपसे भी कांग्रेस उनसे पूछूंगी। बड़ी पार्टी के रूप में लड़ी चुनाव तो उनके मन में निश्चित तौर पर ये पीड़ा है कि और उसको संजय राउत जी प्रकट कर रहे हैं। पर मैं आपसे क्योंकि प्रेम जी संजय एक राउत सवाल जो है, जरूर पूछूंगी, his master's क्योंकि voice है। आज कल जब वोटिंग हुई उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब जब वोटिंग ज्यादा होती है ये वोट बीजेपी के पक्ष में होता है, उन्होंने ये कहा। अब क्या इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी की सीटें वो उम्मीद कर रहे हैं ज्यादा आएंगी? अगर आएंगी तो आपका सीएम पद को लेकर भी विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि उसके बाद असली लड़ाई तो तब शुरू होगी जब बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी। एकनाथ शिंदे की सीटें अगर उतनी नहीं आती हैं तो सीएम कौन होगा? फिर ये देवेंद्र फडणवीस को आगे करते हैं, एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिला देंगे, ये बातें भी कही जा रही। नहीं, बहुत सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने कम सीटों, हमारी 105 सीटें थी और एकनाथ शिंदे जी के पास 45 सीटें थी, फिर भी मुख्यमंत्री हमने बनाया कि नहीं बनाया? अब ये तय है पर वहाँ नीतीश जी दूसरे पाले में भी जा सकते थे ना सर, यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे अब कहाँ जाएंगे? उद्धव जी को बना देते। अब एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे? वहाँ तो नीतीश जी दूसरे पाले में जाते हैं, उनकी आदत है, ये आप जानते हैं। एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जाएंगे, महायुति में रहेंगे। नहीं, एकनाथ शिंदे जी महायुति में रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी का हिंदुत्व के प्रति जो समर्पण है उसके नाते आदरणीय एकनाथ शिंदे जी महायुति में बने रहेंगे। ठीक है, ये अवधेश जी एक आपका कमेंट ले रही है उस पर। आपको लग रहा है महाराष्ट्र में कुछ उठापटक हो सकती है सीएम को लेकर? अगर महायुति में महायुति में भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है, और उधर भी हो सकती है। लेकिन महायुति में मोटा मोटी इस समय जो संकेत है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने अपनी सभाओं में एग्जैक्ट नाम लिया कि यही ये महाराष्ट्र के नेता हैं, हमारे सारा उनकी प्रशंसा की बात की सभाओं में। और जो भारतीय जनता पार्टी, अब अधिकृत वक्तव्य नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया महाराष्ट्र में कि किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, किसी के साथ कोई वायदा नहीं किया गया है। तो अगर इधर बहुमत आती है तो वो संभावना बनी। पहली बात तो बहुमत की लड़ाई है, दूसरी बात सीएम की लड़ाई है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है 23 तारीख, क्योंकि कम से कम पिछली बार सीएम के इसको लेकर कोई लड़ाई नहीं थी, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन यहाँ पर होगी। अब दोनों में से जो गठबंधन जीतेगा उसमें भी एक मैंडेट सीएम के लिए क्या होगा वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत Co-powered by Natraj, passion for nutrition.